जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खेलो मैथ्स के साथ में। 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए वीडियोस बनाए हैं। तो बच्चों, मैथ्स के खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए, बेल आइकन को टच कर डालिए ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस वीडियोस अपलोड होते ही मिल सकें। वीडियोस पसंद आएंगे लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है। वीडियो नंबर 9, चलिए अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, पार्ट 4। देखिए, लास्ट वीडियो में जो लास्ट एग्जाम्पल हमने लिया था वो जरा सा दमदार एग्जाम्पल था। उसके बाद देखिए ये नॉर्मल वाले सवाल कितने इजी लगते हैं। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम। बॉबी बोरोड 3000 रुपीज फ्रॉम सनी at 12% per annum compound interest. सनी से लिए उसने। After 2 years, Bobby paid rupees 3,510 and a watch to Sunny to clear the loan. ठीक है, अब इसने क्या किया, इस प्रॉब्लम में नया क्या है, एक छोटी सी चीज नहीं है, बाकी तो एकदम से इजी प्रॉब्लम है। नया क्या है, बस उसने जो बॉबी ने टाइम पीरियड होने के बाद जो लोन चुकाया वो पूरा का पूरा अमाउंट के रूप में नहीं चुकाया। कुछ तो उसने पैसा दे दिया और कुछ उसने एक घड़ी दे दी कि इसकी कीमत उतनी ही है जितना कि बाकी रह गया। तो उसने अमाउंट के साथ घड़ी दी और टोटल जो हो गया वो चुकाया हुआ उसका जो लोन जो आउटस्टैंडिंग था वो उसने इस तरह से चुका दिया। कुछ पैसा दे दिया और एक घड़ी दे दी। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द वॉच, तो कितना उसकी कॉस्ट है वॉच की। तो कोई कठिन नहीं है सवाल, मैंने करके रख दिया थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, क्योंकि ये सारे स्टेप्स एकदम इजी हैं। आप सारे सवालों में इतने सारी प्रॉब्लम्स में आप कर चुके हैं। फॉर फर्स्ट ईयर P1 कितना है, सबसे पहले क्या लिया था बॉबी ने, काम धाम कुछ करता नहीं है, उधार मांगता है। सबसे पहले क्या किया था बॉबी ने, 3000 रुपीज इसका प्रिंसिपल हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 12%, ईयर हो गया, टाइम हो गया 1 ईयर, क्योंकि पहला साल है। इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला लगा दिया, इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी, P1 R1 T1 अपॉन 100। कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आ गई इंटरेस्ट की, पहले साल का इंटरेस्ट आ गया ₹360। तो अमाउंट आ गया पहले साल का कि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो हो गया अमाउंट। अब उसका जो लोन अमाउंट हो गया वो इतना हो गया एक साल के बाद। सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर P2 हो गया, जितना लोन अमाउंट बाकी था वो हो गया P2। अब हो गया P2 इक्वल टू A1 3360, R2 उतना ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही है और दूसरा साल भी एक ही साल है, इसलिए टाइम पीरियड 1 ईयर। अब देखिए I2 का फार्मूला उसी तरह से लगा देंगे, कितना हमारा अमाउंट रह गया था P2 हो गया 3360, 3 इंटू 12 इंटू 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर अपॉन 100। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी इंटरेस्ट की। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना हुआ 403.2, 20 लिख देंगे क्योंकि पैसे का मामला है, रुपए पैसे का। तो जनरली 2 डिजिट्स में डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक लिखेंगे तो जरा अच्छा लगता है। तो 403 रुपए 20 पैसे, ये हो गया सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। अब अमाउंट कितना हो गया, 2 साल के बाद जो उसको अमाउंट चुकाना है वो हो गया P2 प्लस I2। P2 प्लस I2 करने के बाद आ गया उसका 3360 प्लस 403.20। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी P2 प्लस I2 की 376 63.20। इतना अमाउंट उसको चुकाना था लास्ट में। 2 साल के बाद जो उसको अमाउंट चुकाना था वो इतना चुकाना था। तो उसने पैसा दिया कितना, उसने 3510 रुपीज चुकाए और बाकी वो नहीं चुका पाया। तो उसने कहा ये मेरी घड़ी रख ले भाई, और अपना हिसाब बराबर हो गया। तो सनी ने सोचा कि चलो यार घड़ी की कीमत उतनी लग रही है जितना अपना बैलेंस बाकी है, तो मैं इसकी बात ये मान जाता हूं। तो उसने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे किस तरह से इसको, लेट द कॉस्ट इक्वल टू C, ये हमने मान लिया। तो क्या हो गया, जो अमाउंट उसने चुकाया, बॉबी पेड
कितना उसने जो अमाउंट उसने कितना दे दिया, जो पैसा उसने दिया वो दिया, बॉबी पेड रुपीज इतना, तो उसने अमाउंट दे दिया। तो अब उसको जो वॉच की जो कॉस्ट है उसमें अगर ये अमाउंट ऐड कर दिया जाए तो उतना आ जाएगा जितना उसको पे करना था। तो कितना पे करना था? इतना A2, जो A2 आया लास्ट में, इतना अमाउंट उसको पे करना था लोन चुकाने के लिए। तो ये आ गया अपना 3510 प्लस सी क्या है? वॉच की कॉस्ट। तो वॉच की कॉस्ट उसमें ऐड कर दी, तो वो बोले हमारा हिसाब किताब बराबर हो गया, यानी कि इक्वल टू A2। ओके, A2 भी लिख देता हूं मैं। अब C की वैल्यू हम इस तरह से निकाल लेंगे, C यानी कि कॉस्ट ऑफ द वॉच विल बी दिस माइनस दिस। 3510 RHS में गया तो माइनस हो गया, तो इतना माइनस 3510, तो कॉस्ट आ गई, जो वॉच की कॉस्ट आ गई 253 रुपीज 20 पैसे। तो इस सवाल में नया कुछ नहीं है, बस इतना सा नया है कि उसने पूरा अमाउंट ना चुका के थोड़ा अमाउंट पे किया, और थोड़ा सा मतलब जो अमाउंट जो उसने चुकाया थोड़ा सा पैसे के रूप में और थोड़ा सा एक प्रोडक्ट के रूप में उसने चुकाया। तो ये इसमें नया था, बाकी कुछ एकदम ईजी है। जो पिछले लास्ट वीडियो में जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी उसके बाद तो ये सब एकदम से इजी लग रहा है। चलिए थोड़ा सा और सवाल के जो स्वरूप चेंज होंगे बस, और कैलकुलेशन तो वही है, फार्मूला एक ही है हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए, एक से एक महारथी हैं, बेचारों को सबको बिजनेस के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। कोई बैंक से लेता है, कोई किसी प्राइवेट कंपनी से लेता है। प्राइवेट फाइनेंस कंपनी जैसे सनी की थी, सनी से लिए थे। प्राइवेट कंपनी थी ना, उसकी लाइसेंस लेना पड़ता है, बिना लाइसेंस के कोई किसी को ऐसा लोन पे पैसा वगैरह लेना देना कोई कर नहीं सकता, लाइसेंस लेना पड़ता है। तो अशोक ने क्या किया? अशोक बोरोड 25,000 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ले लिए। अब इफ ही रीपेज रुपीज 9,500 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड रुपीज 9,800 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, तो दोनों साल उसने कुछ कुछ पैसा चुकाया अशोक ने। ठीक है, ताकि उसका जो आउटस्टैंडिंग है वो कम होते जाए, थोड़ा थोड़ा करके चुका के वो उसको नील कर दे। तो फाइंड द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, 2 साल हो गए, ऑफ द लोन एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, 2 साल के बाद कितना उसको और चुकाना है। एकदम इजी कैलकुलेशन है अपना, एज यूजुअल हम स्टार्ट कर देंगे। तो फॉर द फर्स्ट ईयर P1 हो गया हमारा 25,000, कुछ नया नहीं है इसमें। R1 10% पे लिया है, 10% है ना, हाँ। और T1 हो गया 1 ईयर, और फॉर्मूला लगा दिया P1 R1 T1 अपॉन 100, वैल्यू आ गई 2,500 रुपीज इंटरेस्ट, पहले साल का इंटरेस्ट। अब अमाउंट हो गया पहले साल के बाद इंटरेस्ट के साथ P1 प्लस I1 इक्वल टू 27,500, दोनों को ऐड करके। अब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, लेकिन सेकेंड ईयर स्टार्ट होने से पहले इस प्रॉब्लम में नया क्या हुआ, इस एग्जाम्पल में उसका जो अमाउंट 1 साल के बाद बना था कि इतना उसको चुकाना था, उसमें से उसने 9,500 चुका दिया। ही रीपेज रुपीज 9,500। अब क्या होगा? फॉर द देयरफॉर फॉर द सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर में जो P2 होगा, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आया था वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल नहीं होगा, क्योंकि उस अमाउंट में से उसने कुछ अमाउंट चुका भी दिया, कुछ पैसा चुका दिया। तो अब P2 जो है वो A1 में से इतना पैसा माइनस हो जाएगा, क्योंकि इतना पैसा उसने चुका दिया है। तो 27,000 कितना था A1, 27,500 में से 9,500 चुका दिया। अब इसका सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में जो आउटस्टैंडिंग है, यानी कि जो प्रिंसिपल है, वो हो गया 18,000 रुपीज, और बाकी वही है क्या, R2 10%। अब जो इंटरेस्ट लगेगा I2 जो इंटरेस्ट लगेगा वो 18,000 पे लगेगा ना, क्योंकि बाकी तो चुका दिया है। अब जितना बाकी रह गया प्रिंसिपल रह गया, उसी प्रिंसिपल पे लगेगा। तो P2 18,000 इंटू R2 इंटू 1 ईयर अपॉन 100, इसकी वैल्यू आ गई हमारी ये 1800 हमारी जो आम लैंग्वेज है बोलने की, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं है। 1800
100, जो सही तरीका है बोलने का 1800 रुपीज, ये इसका I2 है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। अब अमाउंट कितना हो गया, P2 प्लस I2, P2 था 18,000, ये हो गया 1800, दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो गया हमारा 18 और 1 19,800, ये हो गया हमारा अमाउंट 2 साल खत्म होने पर। लेकिन उसने क्या किया, 2 साल खत्म होने पर अगेन ही रिपेज 9,800 रुपीज, बट रुपीज 9,800 सेकेंड ईयर के एंड में उसने चुका दिया। अब क्या होगा कि थर्ड ईयर के स्टार्टिंग नाउ एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर हिज आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना रह गया, उसका आउटस्टैंडिंग 19,800 चुकाना बाकी था, 9,800 चुका दिया। 19,800 माइनस 9,800 एंड दिस इज द फाइनल आंसर कि अब उसको 10,000 उसका आउटस्टैंडिंग रह गया। यही पूछा था कि उसका तीसरे साल के स्टार्टिंग में एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर उसका आउटस्टैंडिंग कितना बाकी है। दिस इज द फाइनल आंसर। बाकी था कितना 19,800 और उसने चुका दिया उसमें से 9,800, तो उसका और बाकी रह गया कितना आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। मिस्टर रेड्डी एक और आए अपना टैलेंट दिखाने के लिए। मिस्टर रेड्डी ने क्या किया, बोरोज 20,000 रुपीज एट 10% per annum compound interest. He repays 40% of the borrowed money at the end of the first year and 45% of the borrowed money at the end of the second year. ठीक है, ये और इससे जो पहले वाला सवाल था वो सेम है, लगभग सेम है, बस जो चुकाने का तरीका है वो थोड़ा सा इसमें अलग दिया हुआ है। मैं अभी करके दिखाता हूँ। कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मच अमाउंट शुड ही पे at the end of the third year if he wants to clear the debit. डेबिट क्लियर करने के लिए उसको थर्ड ईयर के लास्ट में कितना अमाउंट चुकाना है। ठीक है, तो एज यूजुअल अपनी प्रॉब्लम स्टार्ट कर देते हैं। प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, फॉर्मूला लगा दिया 20,000 इंटू 10 इंटू 1/100 इक्वल टू 2,000 रुपीज। ये कैलकुलेट हो गया 2,000 रुपीज इंटरेस्ट हो गया फर्स्ट ईयर का। अब फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना हो गया, P1 प्लस I1 20,000 प्लस 2,000 22,000 अमाउंट हो गया। अब देखिए, अब उसने रीपेमेंट किया, उसने मतलब चुकाया। कितना चुकाया, इससे पहले वाले सवाल में तो एक अमाउंट दिया था कि वैल्यू दी थी कि इतना पैसा उसने चुका दिया। कौन थे भाई साहब, कौन थे, मिस्टर अशोक थे। अब मिस्टर रेड्डी ने क्या किया 40%। देखिए ये परसेंटेज का खेल समझ में आया कि नहीं आपको। अच्छा एक काम करते हैं, एक चीज बताइए मुझे, ये जो हम इंटरेस्ट बार बार कैलकुलेट करते हैं तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करने पर इंटरेस्ट कैलकुलेट क्यों जाता है, ऐसा करने पर इंटरेस्ट की वैल्यू क्यों आती है, कुछ और क्यों नहीं करते, P अपॉन टी क्यों नहीं करते, P अपॉन आर या R अपॉन P, ऐसा वैसा क्यों नहीं करते, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ही क्यों है। देखिए इस सवाल से हटके मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ कि परसेंट का खेल क्या है। परसेंट किसी ना किसी बेस वैल्यू पे होता है कभी भी। ठीक है, तो हम जब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारी बेस वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पर 10% इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल पर 12% है, प्रिंसिपल की जो वैल्यू है उस पे 15% है, तो वो बेस वैल्यू हो गई। तो कैसे होता है, देखिए आई हो गया, इस प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन जनरल हर प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं। आई क्या होता है, जो इंटरेस्ट होता है आई इक्वल टू, जैसे कि मान लीजिए 10% 10,000 रुपीज मान लीजिए प्रिंसिपल है, तो और 15% मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मतलब क्या होगा परसेंट का 15 पर मीन्स सेंट मीन्स 100, पर मीन्स डिवाइड, 15% means 15 divided by 100, 15% off, this is off।
ऑफ मालूम है ना, बोर्ड मास में क्या ऑफ आता है, BOB। तो ये जो O है ये क्या है, ऑफ का मीनिंग क्या है, 99% केसेस, 99% से भी ज्यादा केसेस में ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। तो इस केस में भी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही है। और किसी और चैप्टर में कोई ऐसी सिचुएशन अगर आएगी कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होगा तो वो जब आएगा तब बताएंगे, अभी तक तो आया नहीं है। तो 15% ऑफ बेस वैल्यू क्या, प्रिंसिपल 10,000। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि 10,000 पे 15% हम अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आती है, तो ऐसा करते हैं, इसलिए आती है ये। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम से। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू आई ये एक पीरियड की आई, एक बार की आई। एक पीरियड अगर 1 ईयर है तो इंटू 1 कर देंगे टाइम से। अब इसको हम इसमें ले लेते हैं इंटू 1, ठीक है, 1 ईयर ये टाइम पीरियड है। तो ये क्या हुआ, अब इसको हम अपने फॉर्मूले के फॉर्म में ले लेते हैं कि I इक्वल टू होता क्या है, I इक्वल टू R परसेंट, ठीक है ना। R क्या होता है, परसेंटेज में होता है। I इक्वल टू R परसेंट ऑफ प्रिंसिपल। ये एक पीरियड की वैल्यू आई, इसलिए जितने पीरियड, अभी मोस्टली प्रॉब्लम्स में 1 साल का एक पीरियड है, किसी में 1 साल से भी कम है। मान लीजिए किसी में 3 साल तक या 4 साल तक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाला नहीं हो, कंपाउंड लगने वाला नहीं हो, तो हम कोई एक साल की थोड़ी निकालेंगे, फिर हम डायरेक्ट T से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे डायरेक्ट 3 साल से, अगर 3 साल है तो 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो T से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं कि जो वैल्यू आती है, ये जो इंटरेस्ट आता है वो एक पीरियड का आता है, तो जितने पीरियड का कैलकुलेट करना हो उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से R इंटू P इंटू T, इसको हम अपने इसमें ले लेते हैं क्योंकि हमारी बेस वैल्यू पहले लिखनी होती है, इसलिए हम फॉर्मूले में लिख देते हैं P को पहले, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराने के बाद अब मैं ये क्या अचानक बताने बैठा है, जो सबसे पहले बताना था, सबसे पहले तो बताया था, इस तरीके से नहीं बताया था। तो ये बेस वैल्यू पे मैं थोड़ा सा जोर दे रहा हूं क्योंकि इस प्रॉब्लम में वही है कि परसेंटेज कभी भी हम एक बेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं कि इतने परसेंट ऑफ समथिंग। तो इसमें इस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या हुआ है, इसको मैं रैप कर दूं। अब इस प्रॉब्लम में क्या हो गया, यहाँ पे एक परसेंटेज के फॉर्म में हमें रीपेमेंट दिया हुआ है। तो फर्स्ट रीपेमेंट जो उसने किया है वो कैसे किया है, 40% ऑफ द बोरोड मनी। बोरोड मनी कितना है, 20,000। तो वो बेस वैल्यू है, ये हम कोई इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं इस वक्त हम 40% जो निकाल रहे हैं, ये जो हम परसेंटेज निकाल रहे हैं ये हम इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, चुकाया हुआ रीपेमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि वो भी परसेंटेज के फॉर्म में दी हुई है। इससे पिछले सवाल में रीपेमेंट की वैल्यू एक वैल्यू के फॉर्म में दी हुई थी, इसमें परसेंटेज के फॉर्म में दी हुई है। अब वैल्यू उसकी कैलकुलेट करनी है कि क्या वैल्यू है उसकी, 40% ऑफ द बोरोड मनी। तो बोरोड मनी है 20,000 का 40% ऑफ, ये हो गया 40% ऑफ ये बेस वैल्यू का 40%, बेस वैल्यू बोरोड जो मनी था उसका 40%, इतना अमाउंट उसका जो है वो रीपेमेंट है। मिस्टर रेड्डी ने इतना पेमेंट रीपेमेंट कर दिया, इतना चुका दिया। तो अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 2 zeros इन 2 zeros से कैंसिल हो गए, ये आ गया हमारा ₹8,000। ये रीपेमेंट हो गया हमारा। समझ में आ गया ना कैसे, जो परसेंटेज के फॉर्म में दिए हुए थे तो कैसे कैलकुलेट किया। परसेंटेज किस चीज का, किसी बेस वैल्यू का होगा। तो बेस वैल्यू क्या दी है इसमें, 40% ऑफ द बेस वैल्यू, 40% ऑफ द बोरोड मनी। तो ये हो गया हमारा 20,000 का 40%, ये आ गया हमारा रीपेमेंट। अब फॉर द सेकेंड ईयर, P2 इक्वल टू A1 माइनस 8,000। A1 हमारा अमाउंट बन गया था 22,000। तो 22,000 में से 8,000 हमारा क्या आया, रीपेमेंट की वैल्यू। तो 8,000 चुका दिया 22,000 में से, तो बच गया हमारा ₹14,000।
ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में हमारा ये प्रिंसिपल आ गया। अब हम इसके आगे का फॉर्मूला अपना लगा देंगे, कौन सा, I2 1400, ये हमारी आगे वैल्यू I2 की, क्योंकि हम किस पे कैलकुलेट करेंगे अब हमारा जो आउटस्टैंडिंग रह गया कितना 14,000 रह गया, तो प्रिंसिपल हमारा 14,000 है, 14,000 पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब A2 हमारा आ गया P2 प्लस I2, P2 है 14,000 प्लस I2, वैल्यू इसके जाएगी ₹15,400, ये हमारा अमाउंट हो गया। अब सिमिलरली सेकेंड रीपेमेंट कितना 45% ऑफ द बेस वैल्यू, क्या है, फिर से बेस वैल्यू वही है 45% ऑफ द बोरोड मनी, 20,000 का 45%, तो ये हो गया 20,000 इंटू 45%, 20,000 जो था स्टार्टिंग वाला अमाउंट, उसी का 45% इन्होंने सेकेंड रीपेमेंट कर। सेकेंड रीपेमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, ₹9,000, ये सेकेंड रीपेमेंट हमारा हो गया। अब फॉर द थर्ड ईयर P3, अब प्रिंसिपल कितना हो गया, जो A2 अमाउंट बना था उसमें से 9,000 रुपीज चुकाया जा चुका है, तो 15,400 में से 9,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा P3 6,400। इधर आ जाता हूँ, इधर, हाँ, ये थोड़ा सा रब कर देता हूँ, प्रॉब्लम तो आप लिख ही चुके हैं। अब I3 आ जाएगा सेम फार्मूले से, और ये P3 था, R3 ये भी लिख दो, R3 और T3 उनकी वैल्यू वही है जो है, R3 10% ही है, T3 1 ईयर है, तीसरे साल पे पूछे ना, थर्ड ईयर में पूछा है। इफ ही वांट्स टू क्लियर द डेबिट, अब मिस्टर रेड्डी जो है ये कर्जा उतारना चाहते हैं, बोले बहुत हो गया, अब मुझे कंधे पे बोझ नहीं चाहिए, अच्छी बात है भाई, कर्जा उतारो। तो I3 हमारा जाएगा P3 इंटू R3 इंटू T3 अपॉन 100, सेम फॉर्मूला। कितना कहाँ तक आ गए थे हम, हमारा P3 आ गया था 9,000 रुपीज चुकाने के बाद 6,400 इंटू 10% और एक साल के लिए, तो ये आ गया हमारा ₹640 इंटरेस्ट हो गया थर्ड ईयर का। अब अमाउंट हो गया जो चुकाना है A3, ये चुकाना है P3 प्लस I3 इक्वल टू, दोनों को टोटल कर देंगे, P3 हमारा 6,400 प्लस 640 रुपीज, 7,040 रुपीज। दिस इज द फाइनल आंसर। यही पूछा था कि मिस्टर रेड्डी 3 साल के बाद पूरा अमाउंट, पूरा आउटस्टैंडिंग चुकाना चाहते हैं, तो उनको कितना पेमेंट करना होगा 3 साल के एंड में। तो 3 साल के थर्ड ईयर के एंड में उनको पेमेंट करना होगा 7,040 रुपीज, तो वो कर्जे से बरी हो जाएंगे। अब देखिए, मैं एक प्रॉब्लम यहाँ पे और लिख रहा हूं, और देखिए अभी क्यों लिख रहा हूं, ये एग्जाम्पल देखिए। On a certain sum of money, the difference between the compound interest for a year payable half yearly and the simple interest for a year is ₹270. Find the sum lent out if the rate of interest in both the cases is 12% per annum. अब ये मैं देखिए इसमें दिया क्या है, दोनों तरह के इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है कितने में, कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल है हाफ ईयरली, दोनों का डिफरेंस है 270, और कैलकुलेट करना है कि आपको सम लेंट आउट। ये देखिए, ये जो प्रॉब्लम मैंने ली थी वीडियो नंबर 8 में, इससे पहले वाले वीडियो में, उस तरह से ये सॉल्व होगी। ये आप सॉल्व करेंगे, इसको ना तो मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा और ना ही सॉल्व करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 10 में। और तब तक क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक दूसरे के साथ दिमाग मारेंगे, एक दूसरे को पढ़ाएंगे और सॉल्यूशन निकाल के आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जिसने सॉल्यूशन निकाल लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मैं
बता दूंगा। और देखिए इस चैप्टर में नोट्स बनाना बहुत आसान काम है, ज़्यादा फार्मूले वगैरह तो है नहीं, तो प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम सॉल्व करते जाइए करते जाइए करते जाइए और नोट्स तैयार। ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था नोट्स बनाने की आदत डालनी है, तो इसमें तो नोट्स बनाने बहुत ईजी हैं, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स करे चले जाइए। जितनी प्रॉब्लम्स मैं करा चुका हूँ आपकी 2 एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हो जाएंगी, पूरी सॉल्व कर डालिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी द वीडियो नंबर 10। जय हिंद।